हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल टीएमए ज्ञान पर। और जैसा कि आपको पता है कि हम इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो कि 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला है, उसमें वेरियस जो एस्पेक्ट्स हैं इनकम के, उसमें जो चेंजेस आए हैं 1961 से 2025 एक्ट में, वो हम सीरीज डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। तो पहली सीरीज हमारी जनरल चेंजेस की थी जो हमने आपसे डिस्कस करी। दूसरी सीरीज हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी में जो चेंजेस आए हैं वो हमने आपसे डिस्कस करी। और उसी सीरीज में हमारी जो थर्ड वन है वो है चेंजेस इन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी में क्या क्या चेंजेस आए हैं वो हम आज आपसे इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हाउस प्रॉपर्टी क्या है, उसमें कौन सी इनकम आती है। तो दोस्तों, जो हम अपनी हाउस प्रॉपर्टी यानी कि रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए जो हाउस प्रॉपर्टी होती हैं उनको हम रेंट पे देते हैं, तो उससे जो होने वाली इनकम है वो इस साइड में टैक्सेबल होती है। अब इसमें जो इनकम टैक्सेबल होती है उसके लिए दो तीन क्राइटेरिया हमें लेने पड़ते हैं। कितना हमें रेंट प्रॉपर्टी से मिल रहा है, दूसरा प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, स्टैंडर्ड रेंट कितना है रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से, और एक म्यूनसिपल वैल्यूएशन क्या है। मोस्टली इसमें जो सबसे ज़्यादा वैल्यू आती है वो हमारी ली जाती है, जिसको कि हम कहते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको इन चारों एस्पेक्ट को ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, इसके अंदर दो तरह की प्रॉपर्टी और कवर होती है। एक ऐसी प्रॉपर्टी जो आप अपने सेल्फ ऑक्यूपाइड यानी कि खुद के रहने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑलवेज नील मानी जाती है। और तीसरी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है डीम्ड टू बी लेट आउट, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जो कि ऐसा मान लिया जाता है कि किराए पे उठी हुई है। तो किन कंडीशन में हो सकती है? तीन तरह की कंडीशन होती हैं। या तो आपकी कोई प्रॉपर्टी पूरे साल किराए पे ना रह जाके कुछ समय के लिए किराए पे गई है और फिर आप अपने सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए यूज़ करी है। दूसरे केस में अगर आपकी प्रॉपर्टी पार्ट्स में आप यूज़ कर रहे हैं, यानी कुछ पोर्शन आप अपने रहने के लिए यूज़ करते हैं, कुछ कुछ पार्ट्स में आपने रेंट पे दिया हुआ है, और कुछ पार्ट में आप अपना बिजनेस प्रोफेशन या कुछ और एक्टिविटी करते हैं, तो उस केस में पोर्शन वाइज उसको डीम टू बी लेट आउट मान लिया जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट चेंज है, तीसरा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डीम टू बी लेट आउट का, वो ये है कि आपके पास एक से ज़्यादा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है जो अपने रहने के लिए यूज़ करते हैं। तो उस केस में अभी तक क्या होता था कि एक प्रॉपर्टी को आप अपनी सेल्फ ऑक्यूपाइड के तौर पे मान सकते थे जिसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील होती थी, और बाकी की जो अदर प्रॉपर्टी है उनको ऐसा मान लिया जाएगा कि वो आपकी किराए पे चढ़ी हुई हैं और उसकी इनकम टैक्सेबल होती थी। तो अब जब नया एक्ट 2025 आ चुका है तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, और मैं समझता हूँ सबसे छोटा चैप्टर ये इनकम टैक्स एक्ट 2025 का होने वाला है। पहले भी ये छोटा होता था तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। तो बहुत जो चेंजेस आए हैं मोटे तौर पर दो तरह के चेंजेस आए हैं जो मैंने की आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला जो चेंजेस आया है वो आया है डीम टू बी लेट आउट हाउस के केस में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि तीन तरह के केस में डीम टू बी लेट आउट मान लिया जाता है। या तो आप पोर्शन वाइज किसी मकान को रहने के लिए और अपने बिजनेस के लिए, या आधा रहने के लिए आधा किराए पे दिया उसको आपने जो है लिया हुआ है, तो वो डीम टू बी लेट आउट है। या फिर ऐसा कोई मकान है जो आपका कुछ समय किराए पे चढ़ा रहा है, कुछ समय खाली रहा है, फिर किराए पे चढ़ा रहा है, फिर खाली हो गया, तो उसको भी डीम टू बी लेट आउट मान लिया जाता है। तीसरा जो है ऐसा जिसमें कि आपके एक से ज़्यादा आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अपने रहने के लिए यूज़ करते हैं। तो अब तक इनकम टैक्स 1961 में प्रोविजन ये था कि उस केस में कोई सा भी एक मकान आप जो है आप अपना उसका सेल्फ ऑक्यूपाइड यानी कि अपने रहने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और बाकी के मकान ऐसे माने जाएँ कि अपने किराए पर चढ़ाए हुए हैं, और उसकी इनकम अकॉर्डिंगली कैलकुलेट हो जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, और उस पर टैक्स लग जाएगा। लेकिन अब 19 जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 आया है, तो उसमें ऐसे दो मकान आप अपने सेल्फ रेजिडेंस पर्पज़ के लिए मान सकते हैं। यानी कि भले ही आप रहते एक मकान में हो, एक मकान आपका खाली भी पड़ा हो, और वो आपका जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लिया जाएगा। यानी कि दो मकानों की बेनिफिट आपको मिल जाएगा जो अभी तक एक मकान का बेनिफिट मिलता था। तो इस केस में आपके पास मान लीजिए चार मकान है, जिसमें चार मकान में से आप एक मकान में रहते हैं और तीन मकान आपके खाली हैं जिसमें हम रहते नहीं हैं, तो उस केस में आप दो मकानों का बेनिफिट ले सकते हैं जिनकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील मानी जाएगी, यानी कि उनकी इनकम नील हो जाएगी एक तरह से देखा जाए। और अगर आपने इंटरेस्ट लिया हुआ लोन लिया हुआ तो उसका इंटरेस्ट लेस होकर उस पर लॉस काउंट हो जाएगा। बाकी के दो मकानों को ऐसा माना जाएगा कि वो डीम टू बी लेट आउट है, और उनकी इनकम ऐसे कैलकुलेट की जाएगी जैसे कि वो किराए पे चढ़ाए में हो। तो पहला इंपॉर्टेंट चेंज ये आया है। दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज इसके अंदर ये आया है स्टैंडर्ड डिडक्शन में, कि आपकी जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू होती है, ये डिडक्शन सबसे पहली बात उस केस में मिलेंगी यदि आपकी हाउस प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ी हुई है। तो अगर आपकी जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है उसमें से आप म्यूनसिपल टैक्स लेस कर दें, उसके बाद निकल के एनुअल वैल्यू आती है, और एनुअल वैल्यू का 30% फ्लैट आपको डिडक्शन मिलती है, जो कि रिपेयर वगैरह के एक्सपेंडिचर के लिए मिलती है, इरेस्पेक्टिव ऑफ आपने कोई एक्सपेंडिचर उस साल में इनकर किया हो या ना किया हो। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया गया है, इसको समझाया गया है, थोड़ा क्लैरिफाई किया गया है
कि 30% की जो डिडक्शन है वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्यूनसिपल टैक्स लेस करने के बाद ही मिलेगी। तो इतना थोड़ा सा इसके अंदर क्लैरिफिकेशन दिया गया है। बाकी जो पहले के प्रोविज़न थे कि जैसे आपको इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, यानी कि अगर आपने मकान कोई लोन लेके बनाया तो उसका इंटरेस्ट डिडक्शन में मिलता था। हाउस प्रॉपर्टी केस में 2 लाख तक की एग्जेम्पशन है, पहले भी थी, अभी भी उसको कंटिन्यू रखा गया है। तो इस तरह की जो पहले जो चल रही थी एग्जेम्पशंस वगैरह वो पहले की तरह चलती रहेंगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, जो कि इंटरेस्ट ऑन लोन के केस में, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के केस में। बाकी मोटे तौर पे 2 चेंजेस थे जो हमने इसमें डिस्कस कर लिए इस वीडियो में। तो बाकी सब सेम रहेगा पहले की तरह, बस ये चेंज आया है डीम टू बी लेट आउट के केस में और दूसरा स्टैंडर्ड डिडक्शन के केस में। एक छोटा सा चेंजेस और इसमें बताया गया है कि यानी कि जैसे कि मैंने बताया कि 4 फैक्टर होते हैं आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को कैलकुलेट करने के लिए कि कितना रेंट आपको मिल रहा है, दूसरा आपका म्यूनसिपल वैल्यूएशन कितना है, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी जिस एरिया में है, जितने एरिया में बनी है उसका म्यूनसिपल वैल्यूएशन होता है, तीसरा स्टैंडर्ड रेंट यानी कि रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से कितना रेंट फिक्स किया हुआ है, और चौथा उसका फेयर वैल्यूएशन, यानी कि अगर जो हमारी हाउस प्रॉपर्टी है वैसी ही दूसरी हाउस प्रॉपर्टी का रेंट आमतौर पे कितना हो, तो फेयर रेंट के हिसाब से फेयर रेंटल वैल्यूएशन निकाली जाती है। तो अब पहले क्या था, ये हिस्टोरिकल बेस पे कैलकुलेट होते थे, यानी कि एक बार एक रेंट कंट्रोल एक्ट में रेंट फिक्स हो गया, अकॉर्डिंगली सब परसेंटेज लगा के उसको आगे बढ़ाते रहते थे, और इस तरह से फेयर मार्केट वैल्यू भी हम एजम्पशन बेसिस पे लेते थे। अब इन्होंने इनकम टैक्स एक्ट 2025 में ये इंडेक्स के बेसिस पे लिए जाएंगे, यानी कि इसके लिए इंडेक्स सेपरेट डिक्लेयर किए जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग हम जो है ये अपनी वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। तो थोड़ा सा साइंटिफिक बेस के अंदर लिया जाएगा, बाकी कोई खास चेंजेस नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको किसी और टॉपिक पे, इनकम टैक्स या जीएसटी या टैली या किसी भी टॉपिक पे अगर आपको कोई वीडियो चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि हम उस टॉपिक पे वीडियो बना सकें। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।